साल 2013 में लॉन्च हुई वन प्लस ने कुछ ही सालों में सैमसंग और एप्पल जैसी बड़ी कंपनीज से प्रीमियम सेगमेंट का 40% मार्केट शेयर छीन लिया था। जो लोग एप्पल और सैमसंग के मोबाइल्स यूज किया करते थे वो वन प्लस के स्मार्टफोन्स यूज करने लगे थे। लेकिन फिर वन प्लस के साथ ऐसा क्या गलत हुआ कि मोबाइल्स के प्रीमियम सेगमेंट में अपनी मोनोपोली रखने वाली वन प्लस आज 40% मार्केट शेयर से गिरकर सीधे 20% मार्केट शेयर पर आ गई है। अपनी सक्सेस की पीक पर जाने के बाद वन प्लस डाउनफॉल की तरफ क्यों बढ़ रही है, साथ ही कंपनी की शुरुआत करने वाले कार्ल पाई ने कंपनी को क्यों छोड़ दिया है, ये सब जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। तो मेरा नाम है पंकज चंदेला। आपको इस चैनल पर बिजनेस केस स्टडीज, मार्केटिंग और बिजनेस फंडामेंटल जैसे टॉपिक्स पर वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो अगर आपको आज की ये वीडियो थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगती है, इससे आपको कुछ भी नया सीखने को मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी हेल्प हो जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। किसी भी नई चीज की शुरुआत के पीछे एक मकसद और एक विजन होता है, और वन प्लस की शुरुआत के पीछे भी फाउंडर्स का एक विजन था कि लोग अपना ज्यादातर टाइम मोबाइल्स पर स्पेंड करते हैं, लेकिन बजट एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल ही नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल एंड्रॉइड फोन्स के अंदर फीचर्स तो बहुत सारे दिए गए हैं, लेकिन कभी फोन लैग करता है, कभी बैटरी गर्म हो जाती है, फोन की बिल्ड क्वालिटी भी कोई ज्यादा खास नहीं है, साथ ही फोन के अंदर सिक्योरिटी इश्यूज भी बहुत ज्यादा आते हैं जिन्हें कोई भी कंपनी सोल्व नहीं कर रही है। अगर इन इश्यूज पर कोई कंपनी काम कर रही है तो वो है एप्पल। लेकिन एप्पल के स्मार्टफोन्स इतने ज्यादा महंगे हैं कि उन्हें हर कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता, और इसीलिए कार्ल पाई ने सोचा कि क्यों ना कंज्यूमर्स को मिड रेंज प्राइस पर एक प्रीमियम सेगमेंट का फोन दिया जाए, जो कि प्राइस में तो एप्पल और सैमसंग से कम हो, लेकिन फीचर्स और डिजाइन के मामले में किसी भी तरह से एप्पल और सैमसंग से कम ना हो। कैमरा अच्छा हो, बैटरी अच्छी क्वालिटी की हो, साथ ही सिक्योरिटी इश्यूज पर काम हो, स्लिक और स्लिम डिजाइन हो। और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए साल 2013 में कार्ल पाई ने अपने दोस्त पीटी लाउ के साथ मिलकर वन प्लस की शुरुआत की। शुरुआती टाइम पर वन प्लस के अंदर 5 ही एम्प्लॉइज थे, जो कि वन प्लस के स्मार्टफोन्स का प्रोडक्शन, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, साथ ही प्रोडक्ट डिजाइनिंग, इन सभी चीजों का काम संभालते थे। दरअसल वन प्लस की शुरुआत से पहले कार्ल पाई ने 2010 के अंदर अपनी कॉलेज को ड्रॉप कर दिया और नोकिया के अंदर काम करना शुरू किया, और लगभग 3 महीने नोकिया के अंदर काम करने के बाद उन्होंने नोकिया को छोड़कर ओप्पो को एज ए इंटरनेशनल मार्केट मैनेजर ज्वाइन कर लिया। ओप्पो के अंदर काम करते हुए कार्ल पाई ने इंडियन स्मार्टफोन मार्केट को गहराई से समझा, और उन्हें पता चल चुका था कि इंडियंस अपने स्मार्टफोन्स के अंदर क्या क्या फीचर्स चाहते हैं, साथ ही वो अपने स्मार्टफोन्स पर कितने ज्यादा पैसे स्पेंड कर सकते हैं। और इन दोनों चीजों को समझने के बाद वन प्लस ने सबसे पहले वन प्लस टेक कम्युनिटी बनाई, जिससे कि कई लोग जुड़े, क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि वन प्लस कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट बना रहा है। वन प्लस अपनी कम्युनिटी का यूज लोगों को वन प्लस और सोशल न्यूज देने के लिए, साथ ही लोगों से प्रोडक्ट रिव्यूज और कस्टमर्स की नीड्स जानने के लिए यूज किया करता था। इन सब के बाद वो टाइम आ ही जाता है जब वन प्लस ने 23 अप्रैल 2014 को अपना पहला स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च किया। ये फोन 21,999 के प्राइस पॉइंट पर लॉन्च हुआ। इस फोन के अंदर कंपनी ने क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 801 प्रोसेसर, 3100 mAh की बैटरी, 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर कैमरा जैसे कई बेहतरीन फीचर्स दिए। शुरुआत में वन प्लस इन स्मार्टफोन्स को ऑनलाइन ही बेचा करता था, क्योंकि वन प्लस ने देखा कि 2010 के बाद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स काफी बूम पर हैं। लोग अब ऑफलाइन फोन खरीदना पसंद नहीं करते, बल्कि घर बैठे ऑनलाइन ही फोन मंगा लेते हैं। साथ ही फोन्स को ऑनलाइन बेचने के कारण वन प्लस कॉस्ट कटिंग भी कर पा रहा था, क्योंकि अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी ई कॉमर्स साइट्स पर मोबाइल्स बेचने के कारण वन प्लस के स्मार्टफोन्स की मार्केटिंग फ्री में ही हो जा रही थी। जबकि अगर वो मोबाइल्स को ऑफलाइन बेचते तो उन्हें मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता। इसीलिए शुरुआत में वन प्लस के मोबाइल्स सिर्फ ऑनलाइन ही बिका करते थे। कंपनी ने शुरुआत में वन प्लस 1 के सिर्फ 1000 यूनिट्स का ही प्रोडक्शन किया, क्योंकि वन प्लस का ये पहला प्रोडक्ट था, तो वन प्लस क्लियर नहीं था कि उन्हें मार्केट से कितना ज्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा। वन प्लस को लग रहा था कि अगर वो ज्यादा यूनिट्स का प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन अगर उन्हें उतनी ज्यादा सेल नहीं आती है तो उन्हें काफी बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन वन प्लस 1 आते ही लोगों को काफी पसंद आया। जहां वन प्लस सोच रहा था कि उनके 1000 यूनिट्स ही नहीं बिकेंगे, उस साल के एंड तक वन प्लस के 35 से ज्यादा देशों में 14 लाख से ज्यादा स्मार्टफोन्स बिक जाते हैं। वन प्लस के फोन को खरीदने के लिए भी कुछ कंडीशंस थी। ऐसा नहीं था कि आप जाकर सीधे मार्केट से वन प्लस को खरीद लें। इसके लिए आपको 2 क्राइटेरिया को पूरा करना होता था। पहला, आपके किसी दोस्त ने आपको वन प्लस का मोबाइल प्रीफर किया हो,
तो आप वन प्लस का मोबाइल खरीद सकते हो। दूसरा, आपको आपके पुराने फ़ोन को तोड़कर उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करना होता था, जिससे कि वन प्लस आपको सिर्फ $1 में ही वन प्लस का नया स्मार्टफोन दे देगा। आप वन प्लस के मोबाइल्स की दीवानगी का इस बात से पता लगा सकते हो कि 1,40,000 लोगों ने अपने फ़ोन को तोड़कर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था, और इसीलिए वन प्लस को आखिर में ये कहना पड़ा कि भाई साहब, आप अपने स्मार्टफोन को तोड़िए मत, बल्कि किसी को डोनेट कर दीजिए। वन प्लस के मोबाइल्स की मार्केट में इतनी ज़्यादा डिमांड थी कि लोग सेकंड हैंड मोबाइल मार्केट में वन प्लस के स्मार्टफोन को 30-40 हज़ार में बेच रहे थे, जबकि वन प्लस के नए स्मार्टफोन का प्राइस ही 21,999 था। अपने पहले स्मार्टफोन की ये इंस्टेंट सक्सेस देखकर कार्ल पाई बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए, और उन्होंने 2015 में 24,999 के प्राइस पॉइंट पर अपना दूसरा स्मार्टफोन वन प्लस 2 मार्केट में लॉन्च कर दिया। इस स्मार्टफोन के अंदर कंपनी ने बड़ी डिस्प्ले, 3300 mAh की बैटरी, स्नैपड्रैगन 810 प्रोसेसर, फिंगरप्रिंट जैसे कई बेहतरीन फीचर्स दिए। लेकिन इस फोन की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, इस फोन का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, वो था इसका प्रोसेसर, क्योंकि कंपनी ने इस फोन के अंदर स्नैपड्रैगन 800 सीरीज का प्रोसेसर यूज किया था, जिसके अंदर पहले से ही ओवरहीटिंग, लैगिंग और स्लो स्पीड जैसे कई प्रॉब्लम्स आ रही थी। वन प्लस ने सोचा कि वो अपने सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के दम पर इन प्रॉब्लम्स को सोल्व कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वन प्लस 2 को लॉन्चिंग से पहले ही 20 लाख से ज़्यादा लोगों ने प्री बुक किया था, जिनका कि हीटिंग इश्यूज के कारण कुछ यूजर एक्सपीरियंस ज़्यादा खास नहीं रहा। वन प्लस 2 की इस फेलियर के बाद वन प्लस ने प्रीमियम सेगमेंट के साथ साथ बजट सेगमेंट के अंदर भी एंट्री लेने की सोची। वन प्लस ने सोचा कि क्यों ना प्रीमियम सेगमेंट के कस्टमर्स के साथ साथ अफोर्डेबल कैटेगरी के कस्टमर्स को भी अपने साथ जोड़ लिया जाए, और इसी कारण 29 अक्टूबर 2015 में वन प्लस ने 17,000 के प्राइस पर अपने तीसरे मॉडल वन प्लस एक्स को लॉन्च किया। इस फोन के अंदर 3 GB रैम, 16 GB स्टोरेज, 2525 mAh की बैटरी जैसे फीचर्स थे। वन प्लस इस लॉन्च से सभी कैटेगरी के कस्टमर्स को अपने साथ जोड़ना चाहता था, इसीलिए वन प्लस प्रीमियम स्मार्टफोन्स भी बना रहा था और अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स भी। लेकिन ये चीज कहीं ना कहीं प्रीमियम कैटेगरी के स्मार्टफोन्स पर काम नहीं करती है। इसे आप एक एग्जांपल से समझिए। एप्पल आज प्रीमियम फोन्स के लिए जाना जाता है, ना कि अफोर्डेबल फोन्स के लिए, क्योंकि एप्पल के स्मार्टफोन्स को ज्यादातर लोग एज ए स्टेटस सिंबल, या सरल शब्दों में कहूँ तो दिखावा करने के लिए ही खरीदते हैं। शायद आपने भी खरीदा होगा। इसीलिए एप्पल अपने स्मार्टफोन्स की प्राइसिंग हमेशा प्रीमियम ही रखता है, चाहे एप्पल के फोन्स और प्राइसिंग ही क्यों ना हो। इसका सबसे बड़ा कारण है कि लोगों के बीच में एप्पल के स्मार्टफोन्स का क्रेज बना रहे। अगर एप्पल 10-15 हज़ार के सस्ते फोन्स भी बनाने लगे तो एप्पल के पास जो पावर ऑफ प्राइसिंग का यूएसपी है वो खत्म हो जाएगा। तो लोग 1-1 लाख रुपए एप्पल के फोन्स को खरीदने के लिए क्यों देंगे। इसी पावर ऑफ प्राइसिंग के दम पर ही एप्पल अपने आप को बाकी कंपनियों से अलग कर पाता है। और वन प्लस भी तो प्रीमियम कस्टमर्स के लिए ही लॉन्च हुआ था। कस्टमर्स भी तो वन प्लस से प्रीमियम फोन ही एक्सपेक्ट करते थे, लेकिन अफोर्डेबल फोन बनाने के चक्कर में वन प्लस लगातार अपनी ब्रांड वैल्यू गिराता चला जा रहा था। और जब वन प्लस की टीम ने ये रियलाइज किया कि अफोर्डेबल फोन बनाने के चक्कर में वन प्लस अब सैमसंग और एप्पल के कंपटीशन से निकलकर सीधे बजट सेगमेंट वाली कंपनीज Xiaomi, Vivo, Oppo, Realme जैसी कंपनीज के कंपटीशन में आ गया है। और इसीलिए वन प्लस ने फिर से 2016 में 27,999 के प्राइस पॉइंट पर वन प्लस 3 को लॉन्च किया। वन प्लस 3 के अंदर कंपनी ने डास फास्ट चार्जर, 6 GB रैम, 64 GB स्टोरेज, फिंगरप्रिंट सेंसर, स्लिक और स्लिम डिजाइन जैसे फीचर्स दे दिए। दो फोन्स के बुरी तरह से फेल होने के बाद वन प्लस 3 मार्केट में फिर से काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा। लोगों को ये फोन काफी ज्यादा पसंद आया, क्योंकि इस फोन के अंदर कंपनी ने प्रोडक्ट इनोवेशन, सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी जैसी प्रॉब्लम्स पर काफी ज्यादा काम किया था। इसी के बाद वन प्लस ने वन प्लस 3T, वन प्लस 5, वन प्लस 5T जैसे और बेहतरीन स्मार्टफोन्स दिए। साथ ही कंपनी ने 2019 के अंदर रॉबर्ट डाउनी जूनियर को एज ए ब्रांड एम्बेसडर सिलेक्ट किया, जिससे कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर की ब्रांड वैल्यू कंपनी के साथ जुड़ी, जिससे कि वन प्लस की सेल्स और ज़्यादा इंक्रीज हो गई। वन प्लस के फाउंडर कार्ल पाई को समझ आ चुका था कि भाई साहब उनसे लोग प्रीमियम फ़ोन ही एक्सपेक्ट करते हैं, ना कि सस्ते फ़ोन। लेकिन उसी के बाद कोविड पेंडेमिक आ जाता है, जहां से वन प्लस के डाउनफॉल की शुरुआत भी होती है। कोरोना वायरस आउटब्रेक इज किलिंग पीपल। सभी कंपनीज घाटे में आ जाती हैं, लोगों की जॉब्स चली जाती हैं, जिससे कि लोगों की बाइंग और स्पेंडिंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है। लोग पहले जितना पैसा अपने मोबाइल्स पर इजीली स्पेंड कर लेते थे, वो लोग अब उतना पैसा अपने मोबाइल्स पर स्पेंड नहीं कर पा रहे थे। और इसी के साथ वन प्लस ने सोचा कि क्यों ना एक अफोर्डेबल कैटेगरी का स्मार्टफोन दोबारा से बनाया जाए। वन प्लस ने साल 2020 में एक नया स्मार्टफोन वन प्लस नोड लॉन्च किया, वो भी 24,999 के प्राइस पॉइंट पर। इस फोन के अंदर कंपनी ने
800 सीरीज के प्रोसेसर की जगह 700 सीरीज का 765G प्रोसेसर, साथ ही 4115 mAh की बैटरी, डुअल रियर कैमरा, फास्ट चार्जर जैसे फीचर्स दिए। मतलब देखा जाए तो कंपनी ने इसे एक बजट स्मार्टफोन बनाने के लिए प्रोसेसर को थोड़ा रिड्यूस किया था। ये फ़ोन फाइनेंशियली तो बहुत ज़्यादा हिट हुआ, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, लेकिन ये सभी कस्टमर्स बजट सेगमेंट वाले थे, ना कि प्रीमियम सेगमेंट वाले। इससे वन प्लस अपने हाई पेड कस्टमर्स के अंदर ट्रस्ट को लूज करता जा रहा था, क्योंकि जो लोग वन प्लस को प्रीमियम स्मार्टफोन के लिए खरीद रहे थे वो एडवांटेज तो वन प्लस के पास अब था ही नहीं। अब वन प्लस अपने प्रीमियम सेगमेंट के मार्केट को लगातार लूज करता जा रहा था। इसी के साथ प्रीमियम सेगमेंट से बजट सेगमेंट में आने से वन प्लस अब एप्पल और सैमसंग के कंपटीशन से निकलकर सीधे अफोर्डेबल कैटेगरी के कंपटीशन में घुसा था, जहां पर ऑलरेडी Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, iQOO जैसे प्लेयर्स बैठे हुए थे। जब वन प्लस मार्केट में अपनी मोनोपोली लूज कर रही थी, उसी टाइम पर वन प्लस के फाउंडर कार्ल पाई ने भी कंपनी को छोड़ दिया और एक नई कंपनी नथिंग की शुरुआत की, जिसके स्मार्टफोन्स का क्रेज तो आपने आजकल देखा ही होगा। कार्ल पाई के वन प्लस को छोड़ने के बाद वन प्लस नए इनोवेशंस, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, कस्टमर फीडबैक से भी अपना फोकस लूज करती चली गई। मतलब कुल मिलाकर कंपनी के वांदे से लग गई। इसे देखते हुए वन प्लस की पेरेंट कंपनी BBK इलेक्ट्रॉनिक्स ने वन प्लस को ओप्पो के साथ मर्ज कर दिया, क्योंकि BBK ने सोचा कि ओप्पो के पास तो एक अच्छी खासी टेक टीम है, जिससे कि वन प्लस को टेक इनोवेशंस, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, साथ ही ओप्पो के स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन ओप्पो और वन प्लस के मर्जर के बाद ओप्पो और वन प्लस के डिजाइन भी काफी हद तक सिमिलर आने लगे। साथ ही 2021 में वन प्लस ने एक और अनाउंसमेंट कर दी कि अब हम वन प्लस के ऑक्सीजन ऑपरेटिंग सिस्टम को ओप्पो के कलर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बदलेंगे, ताकि इन दोनों के अंदर रिसोर्सेज को इजीली ट्रांसफर किया जा सके, अपडेट और फीचर्स इन दोनों में एक साथ दिए जा सके। लेकिन आप ही बताइए कि एक बंदा 20,000 का स्मार्टफोन यूज कर रहा है और एक 50,000 का, लेकिन उन दोनों के स्मार्टफोन्स के अंदर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम मिले तो ऐसा कैसे ही चलेगा। अगर कोई सस्ते फोन के अंदर महंगे फोन के फीचर्स डाले जाएं तो चल भी जाए, लेकिन अगर कोई महंगे फोन के अंदर सस्ते फोन के फीचर्स डालें तो महंगे वाले फोन की तो क्या ही इज्जत रह जाएगी। कॉमन सेंस वाली बात है कि एक बजट सेगमेंट वाली चीज के अंदर प्रीमियम सेगमेंट के फीचर्स डाले जा सकते हैं, लेकिन भाई साहब एक प्रीमियम सेगमेंट वाली चीज के अंदर बजट सेगमेंट के फीचर्स नहीं डाले जा सकते। इसे एक एग्जांपल से समझिए। 25 लाख की टाटा हैरियर 1 करोड़ की लैंड रोवर डिस्कवरी के ओमेगार्क D8 प्लेटफॉर्म पर बनी है, जिससे लैंड रोवर डिस्कवरी की ब्रांड वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इससे टाटा हैरियर की ब्रांड वैल्यू बढ़ गई, जो सही है। लेकिन अगर कल को ऐसा हो कि 1 करोड़ की लैंड रोवर डिस्कवरी 25 लाख की टाटा हैरियर के प्लेटफॉर्म पर बने, तो इससे टाटा हैरियर की इमेज तो बढ़े या ना बढ़े, लेकिन लैंड रोवर डिस्कवरी की ब्रांड वैल्यू जरूर से मिट्टी में मिल जाएगी। और वन प्लस की इस अनाउंसमेंट से वन प्लस के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स बहुत नाराज हुए, जिसके बाद वन प्लस ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को ना बदलकर आगे आने वाले मॉडल्स वन प्लस 10, वन प्लस 10T जैसे स्मार्टफोन्स के अंदर ऑक्सीजन ऑपरेटिंग सिस्टम्स का ही यूज किया। अब आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये BBK इलेक्ट्रॉनिक्स कौन सी कंपनी है? तो मैं आपको बता दूं, ये वही कंपनी है जिसके अंदर ओप्पो, वीवो, रियलमी, iQOO और वन प्लस जैसी कंपनीज आती हैं। BBK अपने सब ब्रांड्स के दम पर स्मार्टफोन मार्केट पर राज करता है, क्योंकि BBK इलेक्ट्रॉनिक्स ने एज और प्राइस के हिसाब से अपने अलग अलग स्मार्टफोन ब्रांड्स लॉन्च किए हुए हैं। जैसे 5 से 15,000 के बीच में रियलमी, कैमरे के लिए वीवो, म्यूजिक के लिए ओप्पो, प्रीमियम कैटेगरी के लिए वन प्लस। तो चलिए, अब ये बातें तो हो गई वन प्लस के राइज और फॉल की, लेकिन वन प्लस की इस केस स्टडी से हम कौन कौन से बिजनेस लेसन सीख सकते हैं जिन्हें कि हम अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट कर सकें। पहला, हमें मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज देखनी होंगी। अगर कोई प्रोडक्ट कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहा है, जिसके अंदर थोड़े बहुत इनोवेशंस की जरूरत है, तो हमें उस चीज के अंदर जल्दी से जल्दी एंट्री लेनी चाहिए, ताकि हमारे पास फास्ट मूवर एडवांटेज हमेशा रहे। दूसरा, अगर हमने ऐसे बिजनेस के अंदर एंट्री ली है जहां पर प्रोडक्ट्स का डाइवर्सिफिकेशन हमारी ब्रांड वैल्यू पर फर्क डाल सकता है, तो हमें प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन से बचना चाहिए। जैसे वन प्लस की ब्रांड पोजीशनिंग एक प्रीमियम सेगमेंट की थी, लेकिन वन प्लस ने बार बार अफोर्डेबल कैटेगरी के अंदर जाने की सोची, जिससे कि वन प्लस की ब्रांड वैल्यू पर बहुत फर्क पड़ा। तो चलिए, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं आपसे जल्द ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टाटा।